वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 4th चैप्टर। चैप्टर का नाम है आदिवासी, दिकू और इस एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस चैप्टर का वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाया है। आज का जो पार्ट है वो 3rd पार्ट है और इसका जो लिंक है, आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो उसे थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि तब आप लोगों को याद रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आदिवासी या फिर जनजाति जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो किस तरह से करते हैं। जैसे कुछ हैं जो खेती करते हैं, कुछ हैं जो शिकारी हैं, संग्राहक हैं, कुछ हैं जो झूम खेती करते हैं जिसे घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि आदिवासी जो मुखिया थे, उनकी अपनी शक्ति होती थी, वो अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह पर उनकी अपनी पुलिस व्यवस्था होती थी और उनकी जो आदिवासी जो होते थे मुखिया, उनका सभी क्षेत्र पर, अपने इलाके पर पूरी तरह से वो अपना कब्जा जमाए रहते थे। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आ गया तो फिर अब क्या हुआ कि इनको आदिवासी जो मुखिया होते थे, इनको अंग्रेज़ों का नियम कानून मानने के लिए बाध्य हो जाना पड़ा था। फिर हम देखते हैं कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कई तरह के ऐसे वन कानून बनाए गए थे जिससे कि जनजाति में, आदिवासी में क्या हुआ कि असंतोष की भावना व्याप्त होती चली जा रही थी। तो हमने देखा कि किस तरह से कुछ जंगलों को राज की संपत्ति घोषित कर दिया गया, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, जबकि ये जो जंगल थे, यहाँ पर आदिवासी जो थे अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर जंगल में ही व्यतीत करते थे और उनके हर सुख सुविधा का जो साधन होता था जंगल से ही इन्हें प्राप्त होता था। लेकिन इन्हें फिर अंग्रेज़ों को कुछ समस्या भी उत्पन्न होने लगी थी, क्योंकि बहुत ऐसे कार्य थे, बहुत ऐसे लकड़ी थे, बहुत ऐसे जंगल से अंग्रेज़ों को प्राप्त होता था। लेकिन उसके लिए क्या होता था कि मज़दूरों की आवश्यकता होती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आदिवासियों को जंगल में जाने से मना कर दिए थे तो फिर उन्हें समस्या उत्पन्न होने लगी कि अब ये जो कार्य हैं कौन करेंगे। कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लगी थी। तो फिर वो अपनी सुख सुविधा के लिए अंग्रेज़ों को उसमें प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं। तो अंग्रेज़ों के जो शासन था, ब्रिटिश का जो शासन था, उससे आदिवासियों के अंदर कई तरह की भावना जो है, बगावत की जो भावना है वो उत्पन्न होती चली जा रही थी। और जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे इलाके में क्या हुआ कि विद्रोह की भावना व्याप्त होते चली जा रही थी। अब ये विद्रोह क्या हुआ था, कहाँ पर हुआ था, आपको याद होगा कि 1906 ईस्वी में सोंगड़म जो संगमा द्वारा असम में ये बगावत हुई थी। फिर 1930 ईस्वी के दशक में मध्य प्रांत में हुआ था। इस तरह के वन सत्याग्रह हुए थे। तो ये सब जो हो रहा था, खुलेआम बगावत हो रहा था। तो खुलेआम जो बगावत हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि अंग्रेजी जो शासन थी वो आदिवासियों के जीवन पर, वो जो कार्य करते थे, वो जो जिस तरह से जीते थे, उन्हें जो है गैर कानूनी घोषित कर दिए थे। तो अगला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब व्यापार की समस्या हो गई। तो व्यापार की समस्या तो होगी ही, क्योंकि जगह जगह पर वो स्वतंत्र रूप से करते थे, अपना काम करते थे, तो वहाँ पर उन अंग्रेज़ों द्वारा कई तरह के कानून, नियम कानून बना दिए गए थे। अब क्या हुआ कि 18वीं सदी में भारतीय रेशम के यूरोपीय बाजार में भारी मांग था। तो भारत में जो रेशम उत्पन्न होता था, इसका 18वीं सदी में यूरोपीय बाजार में बहुत ज़्यादा इसका मांग था। तो इसका मांग क्यों था, ये भी सोचिए कि इसका भारतीय रेशम जो गुणवत्ता थी, इसकी जो क्वालिटी थी, बहुत अच्छी थी और ये जो है यूरोपीय बाज़ार को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अब जब भारत का निर्यात बहुत ज़्यादा होने लगा, तो जब इसका बहुत ज़्यादा यूरोप में इसका मांग था, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था, तो भारतीय रेशम का जो है निर्यात तेज़ी से होने लगा। अब जैसे जैसे बाज़ार इसका फैलता चला गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफसर है, वो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या करती थी कि रेशम उत्पादन पर जोर देने लगी। तो इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से जब नील का उत्पादन होने लगा था, बहुत ज़्यादा डिमांड था वहाँ, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर हैं, अब वो सोचने लगी कि भारत आकर वो नील का उत्पादन अधिक से अधिक करें। तो वही बात यहाँ पर है कि जब रेशम का डिमांड यूरोपीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा था, तो
यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके अफसर हैं, अब जो है रेशम के उत्पादन पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगे थे। अब हम आगे देखते हैं क्या कि वर्तमान में झारखंड के हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। अब रेशम के कीड़े जो पालते थे तो कौन पालते थे? झारखंड के हजारीबाग के आसपास रहने वाले थे। कौन थे ये? संथाल थे। ये रेशम के कीड़े कौन पालते थे? संथाल पालते थे। और ये कहाँ रहते थे? तो झारखंड के हजारीबाग के आसपास रहने वाले ये थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्जा देते थे। अब जब बहुत ज़्यादा उन्हें रेशम का डिमांड बढ़ता चला जा रहा था, तो रेशम की जो व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे इसका, वो अपने एजेंट को भेज देते थे और आदिवासी को क्या करते थे? कर्जा दे देते थे। कर्जा दे देते थे और उनके जो कृमि कोष थे उनको इकट्ठा कर लेते थे। तो उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लिया जाता था और ये जो कृमि कोष थे, ये 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये दिया जाता था। तो बताइए, संथाल लोग इतना मतलब कि 1000 कृमि कोष इकट्ठा करते थे और ये जो एजेंट आते थे, ये जो व्यापारी जो अपने एजेंट को भेजते थे, तो ये क्या करते थे? 1000 कृमि कोष के लिए मात्र 3 से 4 रुपये देते थे और उन्हें वो क्या करते थे कि 5 गुना कीमत पर बेच देते थे। तो इसमें मुनाफा किसको होता था? इसमें फ़ायदा किसको होता था? जो व्यापारी हैं, जो उत्पादन करते थे, उन्हें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता था संथाल को। फिर क्या होता था? कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था। मतलब उन्हें बेचने के लिए वर्धमान या गया भेज दिया जाता था। अब हम आगे देखते हैं गोदारा औरतें। तो गोदारा औरतें जो थी, ये क्या काम करती थी? ये जो हैं बुनाई का काम करती थी। बुनाई का काम कौन करती थी? गोदारा औरतें। हजांग औरतें ये क्या करती थी? तो ये जो है चटाई बुनती थी। चटाई बुनने का काम कौन करता था? तो हजांग औरतें करती थी। अब ये जो रेशम का जो उत्पादन होता था, तो इसमें फ़ायदा किसको होता था? इसमें फ़ायदा किसको होता था? तो जो बीच में होता था, जो इनसे लेता था और जो व्यापारी के पास बेचता था, जो बीच में जो एजेंट होता था, जिसको बिचौलियों भी कहा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा, उसको जमकर मुनाफा होता था, बहुत ज़्यादा। अब हम आगे देखते हैं काम की तलाश। अगला पॉइंट है काम की तलाश। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 19वीं सदी से ही चाय के जो बागान थे, वहाँ पर बागान बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। तो चाय का बागान बहुत ज़्यादा फैलने लगा कब? तो 19वीं सदी के आखिर से। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने वाली आदिवासियों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। मतलब इसके कारण क्या हुआ कि इन कोयला खदानों में, चाय बागान में काम करने के लिए आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या में भर्ती की गई थी। नज़दीक से देखने पर, अगला पॉइंट क्या है? नज़दीक से देखने पर। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान जगह जगह पर शोषण के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। तो इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से जितने नियम कानून थे, अंग्रेज जो थे आदिवासियों के जीवन पर, जनजातियों के जीवन पर किस तरह से अपने नियम कानून थोपते चले जा रहे थे। अब वो अपने ही जगह पर, वो जो स्वतंत्र रूप से जंगल में रहते थे, अब उन्हें उन्हीं के जगह पर अंग्रेजों के पाबंदी के बिना, अंग्रेजों की अनुमति के बिना वो जा नहीं सकते थे। तो इस तरह से जगह जगह पर क्या हुआ कि बगावत शुरू हो गई थी। जनजाति जो है, समूह जो है, वो जो बदल रहा था कानून, इतने जो कानून बदलता जा रहा था, उनके व्यवहार पर जो पाबंदी लगा हुआ था, उन पर जो कर लगा दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि व्यापारी और महाजन द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, ये सब जितना जो कार्य हो रहा था, जितना जो घटना, इतना जो घटना घट रहा था, तो ये सब पर इसका जो प्रभाव पड़ रहा था, किस पर पड़ रहा था? आदिवासियों पर पड़ रहा था। तो इसका जब आदिवासियों पर प्रभाव पड़ रहा था, तो इसके कारण लोगों में बगावत की भावना तो होगी ही। और इसी कारण क्या होता है कि 1831 और 32 में कोल आदिवासी
ये क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। 1855 में संथाल भी विद्रोह कर देते हैं। 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह होता है और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जानना याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोल आदिवासी जब विद्रोह किए थे तो कब किए थे, 1831 और 32 में। 1855 में क्या विद्रोह हुआ था, तो कौन किए थे, ये सांथालों द्वारा किया गया था। फिर 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ। तो बस्तर विद्रोह जो हुआ कहाँ हुआ, मध्य भारत में। कब हुआ, 1910 में हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं क्या कि 1940 में वर्ली विद्रोह हुआ। तो वर्ली विद्रोह जो हुआ था तो ये कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। कब हुआ, 1940 में। आगे हम देखते हैं, अब बिरसा मुंडा के विषय में पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था तो ये हुआ था आपको 1870 में। 1870 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो बोहोन के जंगल में हुआ था। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि बिरसा को 1895 में छोटा नागपुर के जंगलों में गांव में घूमते हुए देखा गया था। और जन्म कब हुआ था, 1870 में हुआ था। बिरसा किशोरावस्था से ही में जिन विचारों से वो संपर्क में आए थे, जिन लोगों से वो संपर्क में आए थे, उनका बहुत ज़्यादा उन पर असर पड़ा था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बिरसा का आंदोलन क्या था कि आदिवासी समाज को सुधारना है। बिरसा जो थे वो ठान लिए थे कि आदिवासी समाज को सुधारना है। आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ उनके रहने पर उनके साथ जो नियम कानून चेंज कर किया जा रहा है, वो स्वतंत्र रूप से जी नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो उनका यही था, मतलब वो प्रतिज्ञा ले लिए थे कि आदिवासी समाज को सुधारना है। फिर हम देखते हैं 1895 में। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 1895 में बिरसा को जो गिरफ्तार कर लिया गया तो क्यों, क्योंकि उन्हें दंगे फसाद के आरोप में उन्हें 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो कब मतलब कितने साल की इनको सज़ा सुनाई गई थी, तो 2 साल की इन्हें सज़ा सुनाई गई थी। फिर 1897 में जेल से ये लौटते हैं, 2 साल बाद जेल से लौटते हैं और बिरसा जो है अपना समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमते हैं। तो 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया, 2 साल तक सजा हुई। 1897 में जेल से ये लौटे और फिर क्या किया, ये अपना समर्थन जुटाने के लिए, अपना सहयोग, लोगों का समर्थन पाने के लिए ये क्या करते हैं, जगह जगह इधर उधर घूमते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। तो 1900 में क्या हुआ, बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। और ये जो आंदोलन वो चला रहे थे, आदिवासी समाज को सुधारने का जो आंदोलन था, जो ठेका ये लिए हुए थे, जो ये बीरा उठाए हुए थे, सॉरी यहाँ ठेका नहीं होगा, जो ये बीरा उठाए हुए थे, ये क्या हुआ, अब ठंडा हो गया था। तो फिर भी ये जो आंदोलन है 2 महीने से बहुत ज़्यादा सही था। अब क्या था ये, क्यों ये आंदोलन जो है ठंडा हो गया, तो क्यों फिर भी इसे सही मानते हैं। पहला क्या था, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून करने के लिए मजबूर कर दिया जिसके जरिए दिकू आदिवासियों के जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। तो औपनिवेशिक शासन को ऐसा कानून बनाने से, ये जो औपनिवेशिक शासन जो इस तरह का कानून बना रही थी, आदिवासियों के जीवन पर, आदिवासियों के ज़मीन पर अपना अधिकार कर रही थी। आप जंगल में नहीं जाइए, वहाँ के जो लकड़ी है आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नियम कानून बनाया जा रहा था, तो अब ऐसा लोगों पर ये उनके औपनिवेशिक सरकार को मजबूर कर दिया गया कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जिसके कि दिकू आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कोई कब्जा कर सके। फिर हम देखते हैं दूसरा क्या था, इसने एक बार फिर यह जता दिया कि अन्याय की विरोध करने के लिए औपनिवेशिक शासन का विरोध
के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। मतलब यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि आदिवासी जो हैं इतना सक्षम है कि वो अपने गुस्से को, अपनी ताकत को प्रकट कर सकते हैं और औपनिवेशिक शासन के विरोध वो अपना आंदोलन कर सकते हैं और उसे फिर शांत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है समाप्त हुआ, ये जो चैप्टर हुआ समाप्त हुआ। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चों, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिससे कि जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।